नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नागरिक शास्त्र कक्षा 8वीं के नागरिक शास्त्र तीसरा पाठ केंद्रीय कार्यकारी मंडल का अध्ययन करेंगे। पिछले पाठ में हमने केंद्रीय स्तर पर विधान मंडल अर्थात संसद की रचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन किया। संघ शासन की रचना। संघ शासन अर्थात केंद्र शासन। संघ शासन के निम्न मुख्य घटक हैं। संघ शासन राष्ट्रपति, उसके दो भाग विधानमंडल और कार्यकारी मंडल। विधानमंडल में लोकसभा, राज्यसभा। कार्यकारी मंडल में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल। विधानमंडल, कार्यकारी मंडल और न्याय मंडल ये शासन संस्थाओं की 3 शाखाएं हैं और जनता का हित ध्यान में रखकर जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यह आप जानते ही हैं, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल विधानमंडल का ही अंग होता है और वह विधानमंडल के लिए ही उत्तरदायी होता है। इस कार्यकारी मंडल में किनका समावेश रहता है? संविधान में इस संदर्भ में कौन से प्रावधान किए गए हैं? कार्यकारी मंडल लोगों के हितों के लिए कैसी नीतियां बनाना है आदि बातों की हमें जानकारी मंडल का अध्ययन करते समय जानकारी प्राप्त करनी है। भारत के केंद्रीय कार्यकारी मंडल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का समावेश रहता है। राष्ट्रपति भारत के संविधान में निहित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च राष्ट्र प्रमुख है। राष्ट्रपति का पद बहुत ही सम्मान और प्रतिष्ठा का पद है और वे गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। संविधान ने राष्ट्रपति को देश की संपूर्ण कार्यकारी सत्ता दी है। देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है। ऐसा होने पर भी प्रत्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल ही शासन चलाता है। इसलिए राष्ट्रपति नामधारी संवैधानिक प्रमुख है तो प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख है। राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में लोगों द्वारा किया जाता है। भारत के आम मतदाता राष्ट्रपति का सीधा चुनाव नहीं करते, बल्कि उनके द्वारा चुने गए संसद सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। संसद सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्यों के गुट को निर्वाचन मंडल कहा जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद पर चुने गए व्यक्ति को अपना पद स्वीकारते समय शपथ लेनी पड़ती है। उसके अनुसार संविधान की रक्षा करना और संविधान के अनुसार शासन चलता है या नहीं, यह देखने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति शासन चलाते हैं। संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है, परंतु अगर राष्ट्रपति का कोई आचरण संविधान का उल्लंघन करने वाला हो तो उन्हें पद से हटाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। इस प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। यदि राष्ट्रपति से संविधान का उल्लंघन हुआ हो या किसी सदन द्वारा ऐसा आरोप लगाया जाता है तो दूसरे सदन द्वारा उन आरोपी की जांच पड़ताल की जाती है। दोनों सदनों के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। तत्पश्चात राष्ट्रपति अपने पद से दूर होते हैं। राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कई कार्य प्रदान किए गए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना, संसद को संदेश भेजना, लोकसभा की पूर्णावधि के बाद या समय से पहले बर्खास्त करना, ये सभी अधिकार प्राप्त हैं। दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। उनके हस्ताक्षर के बिना विधेयक का कानून में परिवर्तन नहीं होता। तीसरा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उनके द्वारा सुझाए गए व्यक्तियों की मंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। चौथा, राष्ट्रपति उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। साथ ही सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं। पांचवा, राष्ट्रपति भारत के तीनों रक्षा दलों के सर्वोच्च प्रमुख होते हैं। युद्ध और शांति संबंधी सभी निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं। छठवां, राष्ट्रपति को कुछ न्यायालयीन अधिकार भी प्राप्त हैं। उदाहरण, किसी व्यक्ति की सजा घटाना, सजा की तीव्रता कम करना अथवा अपवादात्मक परिस्थिति में मानवतावादी भूमिका से सजा कम करने या रद्द करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। सातवां, देश में आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न होने पर
राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्यों में आपातकाल अथवा राष्ट्रपति शासन, तीसरा आर्थिक आपातकाल। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति इनके दायित्वों का निर्वाह करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति को दी जाने वाली शपथ का मसौदा प्राप्त करो और अध्यापकों की मदद से उनका आशय समझो। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं। उनके पास नाम मात्र सत्ता रहती है और प्रत्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल शासन चलाते हैं। ये सब हम जानते हैं। प्रधानमंत्री कौन से कार्य और भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, अब हम देखेंगे। चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलता है वह दल अपने नेता का प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव करता है। इसी दल के विश्वास पात्र सहयोगियों को प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों का संसद सदस्य होना आवश्यक होता है। न होने पर उन्हें 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सही अर्थ में शासन चलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि शासन की वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है। प्रधानमंत्री के कार्य। पहला, प्रधानमंत्री सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के विश्वास पात्र सहयोगियों को प्राथमिकता देते हैं, पर उनके मंत्रियों का चयन करते समय उनका प्रशासकीय अनुभव, शासन कौशल, कार्यक्षमता, विषय ज्ञान आदि बातों का भी विचार करते हैं। दूसरा, मंत्रिमंडल में किनका समावेश करना है, यह तय होने के बाद प्रधानमंत्री उनको विभागों का वितरण करते हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करते हैं। मंत्रिमंडल की सभी सभाएं उनकी अध्यक्षता में होती हैं। चौथा, विभागों का वितरण करने के पश्चात प्रधानमंत्री को विविध विभागों में समन्वय रखना, परस्पर सहकारिता को बढ़ावा देना, विभागों का कार्य पूरी कार्यक्षमता में होता है या नहीं यह देखना आदि कार्य पूर्ण करने पड़ते हैं। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की प्रतिमा को बढ़ाना, वैश्विक जनमत को अपने अनुकूल करने के लिए प्रयत्न करना, देश की जनता को आश्वस्त करना, आपदा समय में आपदग्रस्तों की सहायता करना आदि कार्यों का प्रधानमंत्री को निर्वाह करना पड़ता है। मंत्रिमंडल के कार्य। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल कानून निर्मित में अग्रसर रहता है। उसका प्रारूप तैयार करके उस पर चर्चा की जाती है और तत्पश्चात उसे संसद के सदन में प्रस्तुत किया जाता है। मंत्रिमंडल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करके निर्णय लेता है। दूसरा, मंत्रिमंडल को शिक्षा, कृषि, उद्यम, स्वास्थ्य, विदेश व्यवहार आदि अनेक विषयों पर एक निश्चित नीति अथवा कार्य की दिशा निर्धारित करनी पड़ती है। मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के संबंध में संसद को विश्वास में लेना पड़ता है। इसलिए मंत्रिमंडल के मंत्री अपने विभाग की नीति को संसद में प्रस्तुत कर उसे संसद की मंजूरी पाने की कोशिश करते हैं। तीसरा, मंत्रिमंडल की मुख्य जिम्मेदारी नीतियां कार्यान्वित करने की होती है। संसद द्वारा उन नीतियों को या कानून प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने पर मंत्रिमंडल उसे अमल में लाता है। संसद मंत्रिमंडल पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है? संसदीय शासन प्रणाली में संसद का मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न रहता है। कानून अथवा नीतियों की निर्मित उसे अमल में लाना और उसके पश्चात संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। इस नियंत्रण के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। पहला, चर्चा और विचार विमर्श। कानून बनाते समय संसद सदस्य चर्चा और विचार विमर्श करके मंत्रिमंडल को उसकी नीतियों और कानून में निहित कमियां दिखाते हैं। कानून को निर्दोष बनाने की दृष्टि से यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, प्रश्नकाल। संसद सत्र के समय सदन की कार्यवाही की शुरुआत संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों से होती है। इन प्रश्नों को संबंधित मंत्रियों द्वारा संतोषजनक उत्तर देना आवश्यक है। प्रश्नकाल मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। शासन की आलोचना करना, प्रश्न उपस्थित करना यह इसी समय होता है। मंत्रियों के उत्तर से संतुष्ट न होने पर विवाद उत्पन्न हो सकता है। अपना निषेध व्यक्त करने हेतु कुछ समय के लिए संसद सदस्य सभा त्याग करते हैं अथवा घोषणा देते हुए सदन के बीच स्थान में इकट्ठा होते हैं। तीसरा, शून्यकाल। अधिवेशन सत्र के समय दोपहर 12 बजे का समय शून्यकाल के रूप में माना जाता है।
इस समय सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी भी विषय पर चर्चा कराई जा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का यह एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। लोकसभा में सरकार को जब तक बहुमत है तब तक सरकार कार्य कर सकती है। यदि यह बहुमत संसद सदस्य निकाल लेते हैं तो सरकार अथवा मंत्रिमंडल सत्ता में नहीं रह सकता। संसद सदस्य हमारा मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं रहा कहकर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हुआ तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। कार्यकारी मंडल के नियंत्रण में व्यापक नौकरशाही होती है। नौकरशाही की संरचना का अध्ययन हम अगले प्रकरण में करेंगे और यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।